नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मंगलवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ। वो राष्ट्रपति ने जो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया, अभिभाषण दिया, धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा थी उसका जवाब दे रहे थे। उसमें उन्होंने नेहरू गांधी परिवार की विदेश नीति की आड़ में क्या क्या खेल हो रहे थे, क्या बातें थीं जिनको छुपाया गया, नेहरू नॉन अलाइंड थे, इसको साबित करने के लिए किस तरह की चीज़ें लिखी गईं, लिखवाई गईं, किस तरह से उनकी छवि बनाई गई, ये सब बातें गईं। लेकिन ये सब बातें अलग। उन्होंने एक किताब का जिक्र किया। किताब लिखी है अमेरिकी विदेशी मामलों के जानकार और CIA के पूर्व अधिकारी ब्रूस रिडल ने, और किताब का नाम है JKF's फॉरगॉटन क्राइसिस, CIA, तिब्बत एंड साइनो इंडियन वॉर। ये किताब का नाम है। ये 2015 में किताब आई है और ये किताब आधारित है जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं US एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके आधार पर। तो इसमें बहुत सी बातें क्या, ज़्यादातर बातें प्रामाणिक रूप से कही गई। कहीं से इसका खंडन नहीं हुआ है, एक बात। लेकिन मैं बाकी सब बातों की, किताब तो पढ़ने का मौका मिला नहीं इतनी जल्दी, लेकिन इसके जो रिव्यू छपे हैं उसमें जो बातें आई हैं उन पर बात कर रहा हूँ। 1962 का भारत चीन युद्ध, भारत कितनी बड़ी मुश्किल में था ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और उससे पहले 50s में वो नारा लगा रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई। सरदार पटेल ने चिताया, उससे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने चिताया था कि चीन के साथ इस तरह का जो संबंध है ये देश को बहुत बड़े खतरे में डालेगा। सरदार पटेल ने कहा कि चीन के इरादे को आप समझ नहीं रहे हैं, वो तिब्बत पर कब्जा करेगा, उसके बाद भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। लेकिन नेहरू ने कुछ नहीं सुना। चीन को लेकर उनकी नीति उसी तरह से जारी रही। अब इसको आप कह सकते हैं कि उस समय का तात्कालिक संदर्भ का फैसला था। आप पीछे मुड़कर देखकर उसको गलत सही ठहरा सकते हैं, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, कमी निकाल सकते हैं। लेकिन जो उस समय हुआ, जब ये युद्ध हुआ, चीन ने आक्रमण किया, अब तो ये बात देखिए, नेहरू के समर्थकों ने, नेहरू गांधी परिवार, कांग्रेस ने छिपाने की कोशिश की कि नेहरू ने कभी अमेरिका से मदद मांगी चीन के खिलाफ, जो कि सच्चाई है, उन्होंने मदद मांगी है। और वो एक तरह से गिड़गिड़ा रहे थे। उनकी चिट्ठियां हैं उस समय की, कहीं सुनी बात नहीं है, चिट्ठियां हैं, उससे साबित होता है। लेकिन उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसको भी मैं आज उतना महत्व नहीं दे रहा हूँ जितनी दूसरी बातों को। जॉन F कैनेडी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे और चीन से बचाने के लिए भारत को वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, हर तरह की मदद देने को तैयार थे। 2 नवंबर से रोज़ 2 खेप हवाई जहाज़ से रसद आ रही थी अमेरिका से। उसके बाद उन्हीं के कहने पर इंग्लैंड से भी आना शुरू हुई। तो भारत की पूरी तरह से वो मदद करना चाहते थे, एक बात। दूसरी बात, उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे उस समय रॉबर्ट मैकनमारा। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के लिए, भारत को बचाने के लिए हमको हो सकता है परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना पड़े। कैनेडी उसके लिए भी तैयार थे। अब आप समझिए कि भारत को बचाने के लिए अमेरिका कितना चिंतित था। वो एक अवसर था जब भारत अमेरिका के संबंध सुधर सकते थे। लेकिन नॉन अलाइंड की जो सनक थी जवाहरलाल नेहरू की, उसने ऐसा होने नहीं दिया। उसने भारत अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई पर नहीं ले जाने दिया। और नेहरू हमेशा सार्वजनिक रूप से दिखाते रहे कि वो अमेरिका को नापसंद करते हैं और सोवियत संघ को बहुत पसंद करते हैं। और चीन से उनका प्रेम तो देश को ले ही डूबा, इतिहास आपके सामने है। लेकिन इन सब बातों को थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए। अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति कैनेडी अपनी पत्नी और अपनी छोटी बहन पैटी कैनेडी, जिनकी उम्र सिर्फ 27 वर्ष थी, दिल्ली आए तो अमेरिकी दूतावास ने उनकी पत्नी और उनकी छोटी बहन के रहने के लिए एक विला किराए पर ले लिया। नेहरू ने दबाव डाला कि उनकी पत्नी और उनकी छोटी बहन दोनों प्रधानमंत्री आवास के उसी गेस्ट हाउस में या उसी गेस्ट स्वीट में रुके जहां एडमिना माउंटबेटन रुका करती थी। जब यहाँ थी तब भी आती थी और उसके बाद भी, इंग्लैंड जाने के बाद भी जब आती थी तो वहीं रुकती थी।
और एडमिना माउंटबेटन और नेहरू के संबंधों के बारे में बहुत कुछ छप चुका है और उनकी चिट्ठियां जो है वो सोनिया गांधी ले गई नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी से, आज तक लौटाया नहीं है। लाइब्रेरी कई बार उनको चिट्ठी भेज चुकी है, चेतावनी दे चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसको भेजा नहीं। लेकिन वो भी मामला अलग है। आज जो बात हो रही है वो नेहरू का किस तरह का व्यक्तित्व था, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई कांग्रेस पार्टी या नेहरू परिवार का विरोधी नहीं कह रहा है। जॉन एफ कैनेडी ने भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ गैब्रियल से जो बात कही, उन्होंने कहा कि नेहरू को मुझसे बात करने से ज़्यादा रुचि उनकी मेरी पत्नी और मेरी छोटी बहन से बात करने में है। अब आप समझिए कि किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति जो क्राइसिस के समय आपकी मदद करने के लिए तैयार है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है, किसी भी हद तक गए ही नहीं, केवल सप्लाईज ही नहीं सुनिश्चित की, पाकिस्तान पर इतना दबाव डाला कि पाकिस्तान दूसरा फ्रंट न खोलने पाए, वरना 2 फ्रंट वॉर होती तो आप समझिए क्या हुआ होता भारत का। तो चीन की कोशिश के बावजूद पाकिस्तान ने दूसरा फ्रंट नहीं खोला। और ये भी बात समझिए कि उस समय चीन की जो स्थिति थी, उसकी एयरफोर्स की जो ताकत थी उसकी तुलना में भारतीय एयरफोर्स की ताकत बहुत ज़्यादा थी। अगर भारत ने उस युद्ध में एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता तो भारत वो युद्ध 1962 का कभी नहीं हारता और हज़ारों वर्ग किलोमीटर ज़मीन हमारी चीन के कब्जे में न जाती। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के डर के कारण, उनके मन में डर बैठा हुआ था कि अगर हमने चीन पर एयर स्ट्राइक की तो बदले में चीन दिल्ली पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। तो उनको अपनी चिंता थी, अपने परिवार की चिंता थी, देश की चिंता नहीं थी। देश की चिंता होती तो इतने क्राइसिस के समय में उनकी नज़र अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी और उनकी छोटी बहन पर थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने राजदूत से, जो भारत में राजदूत थे, उनसे कही और ब्रूस रिडल की किताब में ये लिखा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा अवसर जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़े बदलाव का, जो भारत के लिए आगे चलकर बहुत ही लाभकारी हो सकता था, वो अवसर नेहरू ने गंवा दिया। अगर भारत और अमेरिका की दोस्ती होती, भारत अमेरिका के संबंध सुधरे होते, ऐसे समय में जब क्राइसिस में अमेरिका मदद कर रहा था, उस समय याद रखिए सोवियत संघ ने हमारी मदद नहीं की है। MiG-21 जो है लड़ाकू विमान देने का वादा करके उसने दिया नहीं उस समय। तो हमें सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ होता? सबसे बड़ा फायदा होता हमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हमें मिली होती। साइंस के क्षेत्र में, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आज बहुत आगे होता, चीन कहीं मुकाबले में नहीं होता। ये सारे अवसर गंवा दिए। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस किताब को पढ़िए। राहुल गांधी का नाम लिए बिना एक सुझाव दिया कि इस किताब को पढ़िए, और बाकी लोगों को भी सुझाव दिया कि इस किताब को पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि विदेश नीति के नाम पर क्या क्या खेल चल रहे थे। अब इससे ज़्यादा तो प्रधानमंत्री पद की मर्यादा है, वो बोल नहीं सकते थे, और किताब में जो लिखा है उसको छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन इसको जो है आप समझिए दशकों छिपाया गया। ये किताब 2015 में आई है। उससे पहले तक इस तरह की बहुत सी बातों को आप अफवाहों के रूप में सुनते थे, उसका कोई प्रमाण नहीं था। ये प्रमाण सहित ये किताब आई है। इसमें नेहरू ने जो चिट्ठियां लिखी हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को, उन चिट्ठियों का उद्धरण दिया गया है। वो चिट्ठियां कोट की गई हैं जस की तस। तो उसकी तथ्यात्मकता को लेकर कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि देश के साथ नेहरू ने क्या किया। जम्मू कश्मीर के मामले में सरदार पटेल की बात नहीं मानी, डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं मानी, अपने मंत्रिमंडल के साथियों से सलाह मशविरा करने की भी ज़रूरत नहीं समझी। कश्मीर का मामला यूएन में ले जाने से पहले उन्होंने अपनी कैबिनेट से सलाह नहीं की। ये थे सबसे बड़े डेमोक्रेट जो कहे जाते हैं भारत के,
जवाहरलाल नेहरू वो ये थे कि इतना बड़ा फैसला जो देश के भूगोल को बदलने वाला था, देश की सुरक्षा के लिए, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए और आंतरिक सुरक्षा के लिए जो सबसे बड़ा खतरा बना, जम्मू कश्मीर का लगभग 40% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। उस मुद्दे को यूएन में ले जाने से पहले उन्होंने अपने मन और लोगों को छोड़ दीजिए, विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, आजकल कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल हर छोटे बड़े मुद्दे पर मांग करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, उसके बाद कोई फैसला होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सलाह ली जानी चाहिए, राय मशवरा होना चाहिए। नेहरू को ज़रूरत महसूस नहीं हुई अपने मंत्रिमंडल के साथियों से भी सलाह लेने की, पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये था नेहरू का रवैया देश की सुरक्षा को लेकर, देश के भूगोल को लेकर। तो भारत और अमेरिका के संबंध आज जो पिछले कुछ सालों से, बल्कि कह लें 1-1.5 दशक से सुधारने की कोशिश हो रही है, इसकी शुरुआत जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय से हुई और उसको एक नई ऊंचाई पर ले गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप समझिए कि अगर उस समय से 60s से भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ हुए होते, अच्छे हुए होते, तो कितना बड़ा फ़ायदा होता। अमेरिका जो भारत को बचाने के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने को तैयार था, वही अमेरिका 1971 आते आते पाकिस्तान की तरफ से लड़ने को तैयार हो गया। 7वां बेड़ा भेज दिया था उसने। अगर उस समय सोवियत संघ मदद के लिए नहीं आता तो उस युद्ध का क्या नतीजा होता, ये आज बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप सोचिए कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया देश को, देश की विदेश नीति को, देश की सीमाओं की सुरक्षा को, देश की आंतरिक सुरक्षा को, और देश की विदेश नीति का तो कबाड़ा किया ही। लेकिन ये सारी बातें छिपा कर रखी गई, इनको दबाने की कोशिश हुई। नेहरू को भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा विशेषज्ञ बताने की कोशिश हुई, ये छवि उनकी बनाई गई। वो विदेश मंत्री रहे, विदेश मंत्रालय भी उनके पास रहा काफ़ी समय तक। उनका मानना था कि उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में विदेश नीति उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और गांधी जी ने तो कहा था कि अंग्रेज़ों से हम जो है मुक्ति पा रहे हैं। तो एक अंग्रेज़ को ही, नेहरू इंग्लैंड में पढ़े लिखे हैं और उन्होंने तो दुर्गादास से कहा ही था कि हमारे बीच में अकेला अंग्रेज़ जो है वो नेहरू ही है। इसलिए उन्होंने सरदार पटेल पर नेहरू को वरीयता दी। और नेहरू ने क्या किया देश के साथ, देश की विदेश नीति के साथ। तो नेहरू को लेकर जो उनकी असली छवि है, जो उनका असली व्यक्तित्व है, उसको दबाकर एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ने की कोशिश हुई जिसका सच्चाई से, तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। ये किताब नेहरू के उस महिमा मंडन को और जिस तरह से उनके व्यक्तित्व को गढ़ा गया, उसको तोड़ने का काम करती है और तथ्यों के आधार पर काम करती है। सबसे बड़ी बात यह है। तो राहुल गांधी अगर ये किताब पढ़ लेते तो शायद संसद में उन्होंने जो बोला वो बोलने की हिम्मत भी ना करते। थोड़ी तो आत्मग्लानि होती कि आखिर उनके परिवार के पूर्वजों ने क्या किया इस देश के साथ। लेकिन इस सब के लिए तो पढ़ने लिखने की ज़रूरत है। आपको आकर अगर झूठ बोलना है तो उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। जब चाहें आप आएँ, उठें और बोल जाएं। बाद में गलत साबित हो जाए, गलत साबित करते रहें, तथ्य उसके खिलाफ आते रहें, कोई मतलब नहीं। आप नया झूठ बोलने के लिए तब तक तैयार रहते हैं। तो जिनको भी भारत की विदेश नीति में ज़रा भी रुचि है, मेरा मानना है कि ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब ये मामला केवल जो है भारत चीन युद्ध का ही नहीं है, तिब्बत का भी मामला है, भारत पाकिस्तान संबंध का भी मामला है और भारत अमेरिका संबंध का मामला तो है ही। विस्तार से इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। उन सब के बारे में अगर उस इतिहास को जानना है, उस दौर की सच्चाई को जानना है, तो उसके लिए इस किताब को पढ़ना ज़रूरी है। और मेरा तो मानना है कि इस किताब का जितना प्रचार प्रसार हो, इस किताब में लिखी हुई बातों का जितना प्रचार प्रसार हो, उतना अच्छा है। देश के लिए अच्छा है कि लोगों को सच्चाई का तो पता चले,
मुझे इससे मतलब नहीं किसका विरोध किसका समर्थन। बात यह है कि लोगों को तथ्य और सत्य पता चलना चाहिए। तो सत्य को दबाकर आप बहुत समय तक नहीं रख सकते। वो बाहर निकलने के अलग अलग तरीके खोज लेता है, इस बार भी खोज लिया है। तो जो लोग हर बात पे इस बात पर एतराज़ करते हैं कि भाई आप बात शुरू करते हैं आज की और चले जाते हैं जवाहरलाल नेहरू पर, तो जवाहरलाल नेहरू का किया आज तक भुगत रहे हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं करेंगे? वो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे और 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। उनकी वजह से देश का क्या क्या नुकसान हुआ, उनकी वजह से देश का क्या फ़ायदा हुआ, इसका तो गुणगान जो है पिछले 7 दशकों से हो रहा है। लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भी तो बात होनी चाहिए। तो उसकी बात को दबाने की भरपूर कोशिश होती रही है। उसकी ताकत जो है, जो लोग ये करते थे, वो जो इकोसिस्टम था, उसकी ताकत कम होती जा रही है। और यूएस एड पर जो हमला किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद से उनकी ताकत और कम होने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।